वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। क्या वेलकम बैक नहीं है, अभी हम पहली बार ही मिल रहे हैं। कल मुलाकात हुई थी ना, उसके बाद आज दोबारा मुलाकात हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों का। और एक जल्दी से मैं बात कर लूँ, आई नो दैट यू वांट टू टॉक एज वेल, लेकिन हमारी बारिश नहीं हुई और मुझे इतनी खुशी इस बात की कि वो जो छोटे छोटे छप्पड़ वगैरह रह गए थे अब सब खुश्क हो चुका है एंड थैंक गॉड। अभी कहाँ खुश्क हो चुका है आपको पता है? कल मैं एक जगह गया, कल मैं कोरंगी के रास्ते शार फैसल पे टूवर्ड्स द एयरपोर्ट जाना हुआ और वो जो कोरंगी वाला एरिया है सारा, DHA से निकल के कोरंगी से शहीद मिल्लत पर चढ़ते हैं, 2-2 फुट पानी था वहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या तूफान बदतमीजी वहाँ पर ट्रैफिक का था और क्या हाल ही था वहाँ पे। अच्छा, DHA में कुछ जगहों पे पानी है, लेकिन जब मैंने इंक्वायर किया कि वो पिछले हफ्ते की बारिश का पानी है तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो पानी नहीं है, ये वो पानी है जो हमने बेसमेंट से सक करके निकलवाया है, तो लिहाजा वो ग्रीन अब हो चुका है। बहुत बुरा है, बट इट्स नॉट दैट बारिश। अच्छा, एक और एहतियात आपको बतानी है कि आपको पता ही है बरसात का मौसम है और ये परफेक्ट एनवायरनमेंट है साफ पानी का, गमलों में, टैंकियों के ढक्कनों में, जगह जगह छप्पड़, तालाबों में, गढ़ों में जमा होकर डेंगू लार्वा प्रोड्यूस होना। और खुदा न खास्ता डेंगू अगर आपको हो जाए तो आपको लक पता जाता है। कोरोना वरोना भी आप सब भूल जाते हैं, इसलिए एहतियात कीजिए और अपने इर्द गिर्द कहीं भी किसी भी खाली बर्तन में साफ़ पानी जमा ना होने दें। यूजुअली गमलों के नीचे जो हमने वो प्लेटें रखी होती हैं या फिर कोई और परिंदों के खाने के लिए आपको पता है रखा होता है, सो वो या तो उस पानी को रोज़ाना चेंज कर लें या कुछ दिन के लिए ना भरें। वैसे ही इर्द गिर्द इतना पानी है, टैंकियों के ढक्कनों के ऊपर जो पानी जमा हो जाता है वो भी ज़रा रेगुलरली देख लें, साफ करें। मेरा ख्याल है कि विजिलेंट रहें, कहने का मतलब यही है। और जब आप सफाई रखते हैं ना अपने इर्द गिर्द के, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं इन चीज़ों का, तो लिहाजा सफाई मतलब अपनी ज़िंदगी की एक ना आदत बना लें कि सफाई ज़रूर मेंटेन करें। और जनरली आजकल हर तीसरा बंदा आपको शिकायत करता हुआ मिलेगा कि जनाब बुखार हो रहा है, नज़ला है, ज़ुकाम है। इनमें से बहुत सारे लोग कोरोना वायरस में एक्चुअली दोबारा से मुब्तला हो रहे हैं और नहीं पता चल रहा और उसको सीजनल फ्लू एंड फीवर के तौर पर ले रहे हैं। और जब टेस्ट या स्मेल जाता है तो उन्हें एहसास होता है, लेकिन उन 3-4 दिनों में जब तक उनका टेस्ट और स्मेल जाता है वो माशाल्लाह आधे शहर को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। प्रॉब्लम सारी यही है, वरना इट रियली इज, एंड बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं वो सीजनल फ्लू टाइप ही हैं एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक उससे ज़्यादा सीरियसली खौफज़दा इंसान को नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट चूँकि ट्रांसमिट बहुत जल्दी होती है और अगले बंदे को हो और शायद उनका इम्यून सिस्टम उस तरह रोबस्ट ना हो जिस तरह आपका है, तो वो एक डेंजरस बात है। लिहाजा अगर आपको इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ फॉर अ व्हाइल, क्योंकि शरा जो है 2.80 हमारी पॉजिटिविटी रेट लेकिन ये ज्यादा है, क्योंकि अभी 1 पॉइंट बहुत ज्यादा होगी असल में, तो इससे ज्यादा होगी। लेकिन पिछले हफ्ते तक तो हम 1 पॉइंट समथिंग ही बता रहे थे ना, तो हमारी नजरों के सामने मतलब ये ऊपर जा रही है। So we have to be more careful. लाहौर इज राइजिंग, लाहौर में 5.88 हो गई है, गिलगित में तरफ बहुत ही ज़्यादा है, 14% से भी ज़्यादा मामला पहुंच गया है। कराची में ज़रा नीचे आया है 3.46, क्योंकि कराची में लिटरली जितनों को मैं जानता हूँ सबको हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है। 2-3 बार हो चुका है। बहुत से लोगों को पता लगा, बहुत से लोगों को नहीं पता लगा। वो जो आपको जिस्म में दर्द के साथ बुखार चढ़े ना, आप ज़रा वॉर्न कर लें अपने इर्द गिर्द लोगों को और ख़ुद मोहतात होकर मास्क पहने। मतलब आपको हम कमरे में बंद करने के लिए होने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप ज़रा मास्क पहन के खास तौर पे अगर वो छोटी छोटी ठुस किस्म की खांसी अगर आपको हो ही रही है तो इसको अज्यूम कर लें कि जो भी है कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ तो आपको कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो वाई ट्रांसमिट दैट इवन इफ इट इज़ नॉट कोविड, तो आप मास्क पहन लें, एहतियात करें। अच्छा जी, ये तो अब्दुल्ला वैसे आपको भी थोड़ा अभी आप जो थोड़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल खांसी हो रही थी और मैंने भी इस तरह घर में बिल्कुल अम्मी अब्बू से आइसोलेट किया अपने आप को। यहाँ पे आते हैं मास्क पहनते हैं। आपको तो चूँकि पिछले दिनों छुट्टियों में कुछ तरह हो चुका था इसी किस्म का मामला, और आपको पिछले हफ्ते? हाँ, जब छुट्टियों में मैं ऐसे ही बताऊं, हाँ बिल्कुल हो चुका था। हम दोनों को एक्चुअली रिसेंटली दोबारा कोविड हुआ। मुझे ईद की छुट्टियों में हुआ, इन्हें इससे पहले जब और जब मैं छुट्टियों पे गई हुई थी तो मुझे तब हो गया था। तो हम वी वर ओके विद ईच अदर बिकॉज इनकी अभी एक महीने पहले ही एंटीबॉडीज बनी है। मैं ईद की छुट्टियों में 5 दिन में नेगेटिव हुआ, लेकिन उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स लिटरली अब तक महसूस किए जा सकते हैं। एक अजीब किस्म की सर दर्द, टेंशन, माइग्रेन टाइप चीज रहती भी है। सो आई थिंक वी आर स्टिल काइंड ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम इट, लेकिन वही बात है कि अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें, एहतियाती तदाबीर जो भी बताई गई हैं वो कर लें, तो फिर वो टाइम गुजर भी जाता है। क्या गाना है? अच्छा, ये जो गाना था सोना ना चांदी, मतलब ये क्यों इतना इट मेक्स यू नॉस्टैल्जिक? नॉट दैट आई रिमेंबर एवर लिसनिंग टू इट बचपन में, या कभी मैंने एक मूवी भी नहीं देखी हुई। इट टेक्स यू टू ओल्ड टाइम्स बेसिकली, मुझे लगता है। व्हाट इफ वी हैव नॉट बीन टू दोज ओल्ड टाइम्स बट द ट्यून टेक इज मेलंकोलिक।
लेट्स पुट इट दैट वे। हाँ, वैसे माशाल्लाह कल एकदम से आपको पता ही है परसों के इंतखाबी नताइज का असर कर रहे हैं, जो मर्जी कर लें, अदम इस्तेहकाम ही है ना सियासी हमारा। सो उस पर सबसे ज़्यादा हिट जो लेता है ना, आम आदमी ने तो क्या ही हिट लेनी है। आम आदमी तो पहले हमारा रुपया जो है ना वो जो तैयार बैठा होता है, आओ मुझे मारो, वो वाला सीन होता है उसका। और उसके बाद फिर उसके पीछे हम जैसे लोग खड़े होते हैं और वो सारे फिर एक साथ ही लाइन में गिरते हैं। तो लिहाजा जितना भी आप कर लें, जैसे कि आपको पता ही है पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं और IMF से डील की तस्दीक हुई, तो एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब हमारी मईशत जो है वो संभल जाए, डॉलर नीचे आए, महंगाई कम हो। ये भी कहा जा रहा था कि IMF से मामला जो है वो तय होते ही दीगर दोस्त ममालिक भी माली मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन क्या कीजिए जी, ज़मीनी हकायक जो हैं कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। और कल इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 215 रुपये 20 पैसे का हो गया। सो ये फिगर हमने पहले नहीं सुना हुआ था और वी वर ड्रेडिंग कि ये अल्लाह ना करे हो, लेकिन वो हो ही गया। और एक ही दिन में 4.25 रुपये कीमत जो है वो बढ़ना हैरान और परेशान कुन है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव जो है वो 5 रुपये बढ़कर 216 रुपये है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी दिन रहा। 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स 707 पॉइंट्स कमी के साथ 41,367 पर बंद हुआ। अब लग रहा है कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में शिकस्त सरमायाकारों और ताजरों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरमायाकारों को खदशा है कि हालिया इंतखाबी नताइज से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और ऐसे में चेयरमैन PTI इमरान खान ने इसका हल भी दिया है। सुनिए। आधे रिजर्व्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज, रुपया हमारा गिर के तकरीबन 28 रुपये गिर चुका है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि IMF की एग्रीमेंट के साइन होने लगी है, रुपए को तो मजबूत होना चाहिए था, वो मजीद और 10 रुपया गिर गया। अब सबक ना सीखा और ये ना समझा कि जब तक सियासी स्टेबिलिटी, जब तक सियासी बुरान ख़त्म नहीं होगा, ये मायशत अब और मजीद नीचे जाएगी। और मुझे ख़तरा है कि उधर ही ना पहुंच जाए कि सबके हाथ से ही निकल जाए। इसलिए एक ही रास्ता है अब आगे, और वो एक रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने का। इलेक्शन से फिर डॉलर ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, डॉलर कंट्रोल में ना आने का से जोड़ा जा रहा है, which makes sense as well। और इमरान खान साहब खुद भी इसमें कंट्रीब्यूट करें ना, सबसे मिल बैठकर बात करें। अच्छा जी, डॉलर कंट्रोल में ना आने का मतलब है कि महंगाई और बढ़ेगी, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन तमाम सियासी जमातों को मईशत के मामले में एक सफ़े पर आना चाहिए। एग्जैक्टली खान साहब भी ये कह रहे थे और हम भी एक्चुअली ये नहीं कह रहे थे कि एक सफ़े पे आना चाहिए। वो कह रहे थे इलेक्शंस होने चाहिए। बेसिकली हर चीज़ का वो पैक ये है कि इलेक्शंस कर ले। लेकिन जी ये जो है ये मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली, और हालात यही रहे तो आज नहीं तो कल सियासी जमातों को मीसा के मईशत की तरफ आना ही पड़ेगा। और शायद इसी में मतलब सूनर और लेटर ये करना पड़ेगा, सूनर कर लें मतलब। और मेरा ख्याल है कि लोग अब इतने समझदार हैं, आप कोई भी अगर ये कहे कि जनाब मैंने इनसे बात नहीं करनी या मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, अब तो बैठना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। नहीं बैठेंगे तो मुल्क की बका लिटरली एट स्टेक है। अब नहीं, लेकिन शायद ना बैठे, डोंट एक्सपेक्ट कि ये अभी भी क्योंकि बका एट स्टेक है तो शायद बैठ जाए, नॉट नेसेसरीली, वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल। मौशी माहिर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पाशा साहब, डॉलर की उड़ान है कि कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। स्टॉक मार्केट में आपको पता है सरमायाकारों का अदम एतमाद गिरावट का बाइस बन रहा है। क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ही इसकी बुनियादी वजह है, ये उसी के इशारे हैं? क्योंकि बाकी तो IMF वगैरह से डील होने लगी है, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी। हमारे इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, उसके नतीजे में मार्केट में कुछ इस तरह से गैर यकीनी का सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है कि अब क्या होगा सियासी तौर पर और इलेक्शंस वगैरह के बारे में क्या थिंकिंग है। इसलिए मेरे ख्याल से मार्केट में आप देखें कि जो रुपए की कदर में नुमाया तौर पर जो कमी आई है तकरीबन 4 से 5 रुपए की, जो कि तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है, और दूसरी तरफ मार्केट में 2% की कमी आई है तकरीबन। इसका यकीनन जो कल जो इलेक्शन हुआ है इस पे ये नतीजा हमें नजर आ रहा है।
अच्छा पाशा साहब, ये भी बताएगा कि वफाकी हुकूमत ने बड़े मुश्किल माशी फैसले लिए, IMF डील के करीब तर पहुंचे, दोस्त ममालिक से $4 अरब मिलने की उम्मीद भी बंधी है। तो अगर हुकूमत चलती रही तो क्या इन सब इक़दाम के बाद मईशत को कंट्रोल में आता आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ शुड बी इनफ? बात दरअसल ये है कि अभी तो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है और वो शायद अगस्त के दूसरे हिस्से में होगी। IMF भी ज़रा परेशान रहता है पाकिस्तान के बारे में, इसलिए कि आप ये देखिए कि हालात में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है और दूसरी तरफ हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है उन्होंने कुछ वक्त लिया इक़दाम लेने के लिए, मगर उसके बाद में उन्होंने अच्छे सख्त इक़दाम लिए हैं, मगर अभी भी बहुत से ऐसे इक़दाम लेने हैं जिसके बाद में शायद बोर्ड की मीटिंग हो। सबसे पहले बिजली के निर्ख बढ़ाना है और गैस की कीमतें भी बढ़ाना है। लिहाजा ये जो इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट है उन पर यकीनन सियासी प्रेशर अब बढ़ेगा और दूसरी तरफ अगर इस तरह के इक़दाम नहीं लिए गए तो हो सकता है कि IMF के प्रोग्राम में फिर से कोई गैर यकीनी सी पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब एक और भी ज़रा सिनेरियो बनाएं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे हालात बन जाते हैं कि इन लोगों को जाना पड़ता है और PMLN या दीगर इत्तेहादी कहते हैं भाई हम क्यों चुकाएं सियासी कीमत, हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह जाते जाते पेट्रोल और दीगर चीज़ों की कीमतें कम कर देते हैं। और पेट्रोल हम 150 का कर देंगे, मतलब IMF से जो होगा फिर देखा जाएगा उनसे शराइत का क्या है, अपना इक़्तिदार या अपनी सियासत बचाएं। आपको लगता है उसके बाद मुल्क सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त की हुकूमत है अल्लाह के फजल से समझदार हुकूमत है और हमें इस बात का यकीन है कि वो इस तरह के इक़दाम नहीं लेंगे जो इस साल फरवरी के महीने में नामुनासिब तरीके से कीमतें कम गई थी पेट्रोल की और बिजली की। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कमी की जाएगी। अलबत्ता मसला सिर्फ ये है कि जो इतना बड़ा इजाफा आपने एग्रीमेंट किया हुआ था IMF के साथ, क्या वो इतना बड़ा इजाफा अब ये हुकूमत कर पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हफीज़ पाशा साहब। सर्टनली एक कहते हैं ना, एक आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग होती है, वो पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब पंजाब के ज़मीनी इंतखाब हारने के बाद तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। सो ये बात बिल्कुल लेजिट है कि पंजाब में अगर PTI वज़ीर आला बनवाती है चौधरी परवेज़ इलाही को, KP में ऑलरेडी इनकी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान, नून लीग की हुकूमत कहाँ है? और नून लीग क्या फिर सिर्फ इस्लामाबाद में बरसरे इक़्तिदार होगी? मतलब क्या अजीब सी खिचड़ी है। इन सब का अल्टीमेट हल तो इंतखाब ही है। अच्छा, अब इसका पता नहीं क्या हल है, इंतखाब है नहीं है क्या है, लेकिन एक और इस्लामाबाद की खबर है जो कि जिसका हल निकलना फौरी होना चाहिए। मैं कहती हूँ हर चीज़ छोड़ दो, इन चीज़ों का हल तो निकालो ही निकालो। ये इस्लामाबाद की जगह है जी, सेक्टर I-10। बुर्का नहीं पहनाया था आपने, हल निकला नहीं? अब्दुल्ला, पता है कि अब तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं मतलब कि बुर्का नो बुर्का, कपड़े क्या, किस टाइम पे, मतलब फॉरगेट एवरीथिंग। ये मौका कहीं भी ढूंढ लेंगे करने का, कुछ भी करने का। किसी तो भी ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, हिरास करने का मौका ढूंढ लेंगे, कहीं भी ढूंढ लेंगे। मतलब आप यू कुड बी 7 years old girl child, you could be 70-year-old woman, ये फिर भी होगा क्योंकि अब हमने देख लिया है। तो ये फुटेज आपने सोशल मीडिया पे हर किसी ने देख ही ली होगी। ये सेक्टर I-10 में हुआ है कल। खातून को सड़क पर हरासा किया, कह रहे हो जिसने हरास किया है वो खातून ऑफिस से वापस आ रही थी, पूरा उसने वो हिजाब, पूरा एक वो क्लोक जो पहनते हैं सारे पाकिस्तान में, एक कॉमन किस्म का, ज़्यादातर ख़वातीन ये पहनती हैं और अपने आप को ये पहन के सिक्योर समझती हैं। और फिर देखने वाली नज़रें भी यही उम्मीद ये लड़कियां करती हैं, ये ख़वातीन करती हैं कि जब ये देख लेंगे कि जी हम बड़ी अच्छी तरह कवर्ड हैं तो हमारे नज़दीक नहीं आएंगे। लेकिन नोबडी केयर्स, वो तो मौका देख रहे हैं ना कि अकेली जा रही है, बेशक उसने कुछ पहना हो ना पहना हो, हमें क्या, हम तो करेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। और अब जी इस खातून ने जो है वो थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। और बल्कि कल अगर आप सोशल मीडिया पे देखते तो लिटरली रिवॉर्ड्स देने को लोग तैयार हैं कि इस शख्स को पकड़ा जाए जो कि उसको फॉलो कर रहा है। शी इज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, कोई शाम का वक्त है, अपने घर उसको फॉलो कर रहा है, वो अपने घर वापस जा रही है।
कितना ही बेगैरत और बेशर्म है आदमी, वैसे मैं कहता हूँ। और ऐसे कई लोग, कोई मतलब कि कोई ये एक नहीं है, ये तो हम रोज आए दिन ये वीडियोस देखते हैं। सम मेक इट टू सोशल मीडिया, सम डोंट मेक इट टू सोशल मीडिया। कहानियां तो ऐसी भरी पड़ी हैं, बहुत सी लड़कियां, खवातीन तो ये बात करना नहीं चाहती। ये तो कैमरा था, इत्तेफाक से फुटेज वायरल हो गई, फुटेज वायरल हुई तो खातून ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया। नहीं तो ऐसी औरतें, मतलब ऐसे वाकयात में हमारी यहाँ औरतें घर आती हैं, चुप करके बैठ जाती हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती हैं। कल सोशल मीडिया पे बात हो रही थी ना, तो किसी ने लिख दिया कि जी अब किधर हैं वो सारे मर्द हजरात जो कहते हैं जी इसने क्या पहना हुआ था एंड ऑल दैट। तो उस पर भी लड़ाई स्टार्ट होगी। तो मर्द हजरात बीच में आगे कि अब आपने जी सारे पाकिस्तान के मर्दों को ये क्यों कहा। भाई इतने दिल पे क्यों ले लेते हो? एटलीस्ट गेट टू द पॉइंट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने हलकों में, अपने दोस्तों में भी अगर आप किसी को जानते हैं जो इस किस्म की हरकतें करता है, लड़के अक्सर एक दूसरे को शो मारने के लिए बता भी देते हैं, तो उसको भी सुनाओ, उसको भी पकड़ो, इनकरेज मत करो। तो ये एजुकेट करने वाली बात है, आपस में एक दूसरे को एजुकेट करने वाली बात है। इसलिए सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि मतलब इसलिए कपड़े क्या पहने, कहाँ थी, अंधेरा था, कहाँ से आ रही थी, मतलब क्या है कि हाँ, पूरी दुनिया में खवातीन ने इससे के आधे से आधे कपड़े पहने होते हैं और गुजर रही होती हैं और कोई मुड़कर नहीं देखता। और हमारी हाँ, आप अपने घर वाली खवातीन के साथ कभी जाकर देख लें, आप खुद ही कितनी लोगों की निगाहें नोट कर लेते हैं कि यार ये कैसे देख रहा है, ये कैसे देख रहा है, ये कैसे देख रहा है। जो ये कर रहा था ना, जो ये शख्स था, इसके घर वालों के साथ तो ऐसा होएगा ही होएगा, बिकॉज जो करता है वो फिर भरता है। तो लिहाजा पंजाब में जब से पीटीआई ने सफाया किया है अपने हरीफों का, सोच विचार में मुब्तला है हरीफ, और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून के हुआ क्या, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब हर चीज़ को हमने कोई गाना के साथ तो जोड़ना ही होता है। इंतखाबी नताइज पर जहां पीटीआई जश्न मना रहा है, वहीं मुस्लिम लीग नून परेशान नज़र आ रही है। और पीडीएम कायदीन का इजलास आज लाहौर में हो रहा है, और जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इत्तेहादी जमातों के सरबराह आज जमा होंगे और मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। ऑब्वियसली साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच चुके हैं। नून लीग की शिकस्त की बात करें तो पार्टी रहनुमाओं ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया वही शिकस्त का बायस बने। बेहतर उम्मीदवार ना होने के बायस नून लीगी वोटर्स ने वोट नहीं डाला। लीगी उम्मीदवार जो हैं वो वोटर्स को घरों से निकालने में भी नाकाम रहे। और रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि पार्टी उम्मीदवारों के ज़िमनी इलेक्शन ना जीतने की एक वजह, जो कि एक्चुअली अगर सोचा जाए तो काफ़ी बड़ी वजह है, महंगाई भी थी। और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया। नवाज शरीफ को अब पूरे का पूरा सच कौम के सामने रखना चाहिए। जो बंदा अमलन ये कह रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं, खुदा ना खास्ता, और ये कह रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो गैर महफूज हाथों में है, कोई नोटिस नहीं है। ये है असल वो चीज़ें जिनकी वजह से कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया। लोगों ने जो बात हजम नहीं की, जो कबूल नहीं की, वो ये है कि उन्होंने ये हमें मैंडेट दिया ही नहीं था कि पिछली खराबियों के पे हम पर्दा डालें। अगर आज नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए और आज अगर नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया, और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा और किए बगैर। अच्छा जी, ये तो हो गया। दूसरी तरफ इमरान खान शानदार इंतखाबी कामयाबी पर भी मुतमईन नहीं है। वो अब तक इलेक्शन कमीशन पर बरहम है। वो वैसे आपस की बात है, वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज होने पर शायद बरहम है, मतलब अदरवाइज तो इट वाज प्रीटी मच ओके। किसी ने एक शिकायत नहीं की, इस पूरे इंतखाबी प्रोसेस में कोई धांधली हुई है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने कल बताया कि इंतज़ामिया ने धांधली की है। जिस तरह का इन्होंने पंजाब में इलेक्शन करवाया, ऐसा अगर इलेक्शन करवाना है और अगर ये इसी तरह के आगे इलेक्शन करवाने हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बुरहान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हर बार इस्तेमाल किया गया हमें इलेक्शन हराने का। सारी जितनी पंजाब की हुकूमत के पास जितने भी तरीके थे
हमें इलेक्शन हराने के उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। इन्होंने हर किस्म की मुदाखलत की। एक तो स्टेट मशीनरी पूरी इस्तेमाल की, FIRs काटी, पुलिस के जरिए डराया धमकाया गया। हर जगह से हमारे पास कंप्लेंट्स आए कि जो पुलिस ने हरकतें की। और इससे पहले माजी में होता आया है कि अगर कोई ठान ले कि किसी को इलेक्शन हरवाना है तो वो इलेक्शन हरवा देता है। फिर मेरा ख्याल है द क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी उम्मीदवार या रहनुमा ने पोलिंग वाले दिन इतवार को किसी एक लम्हे पर भी ये शिकायत नहीं की कि कोई इंतखाबी बेज़ाब्तगी हो रही है। सब यही कहते रहे इंक्लूडिंग फवाद चौधरी कि सब ओवरऑल सिचुएशन ओके ही है। लेकिन खान साहब अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना, उनको ओके नहीं लग रहा था। खैर एनीवे, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के लगाए तमाम इल्ज़ामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए हैं। और नून लीग की शिकस्त पर आपको ये भी बता दें कि कल पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास भी हुआ है, जिसके बाद PP रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ था ये भी सुन लें। तो सिर्फ एक 20 सीटों पे वो भी प्रोविंशियल असेंबली की अगर कुछ जजमेंट हुआ है, लेकिन ये रिजेक्शन IMF की पॉलिसीज़ का है, ये सपोर्ट इमरान खान की नहीं है। तो जो फैसला आवाम का होता है उसको PMLN ने भी मान लिया है। अब है आगे का प्रोसेस। पंजाब असेंबली में किसी ने मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी और जिसकी मेजॉरिटी होगी उसको हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए। खैर पंजाब के ऐवान का नंबर गेम तो यही बता रहा है कि 22 जुलाई यानी परसों परवेज़ इलाही बासानी नए वज़ीर आला मुंतखब होंगे, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस सोच से इख्तलाफ रखते हैं। वो कहते हैं कुछ भी हो सकता है। ये मामला सिर्फ ये हुआ है कि इन 20 सीटों पे जो हमारे 20 उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार हमारे नहीं थे। उन उम्मीदवारों के साथ 3.5 पौने 4 साल की इंतहाई जो है वो फजूल घटिया इंतकाम पे मबनी हुकूमत का बैगेज था। उस बैगेज की वजह से एक तो वो अपने हलकों में खुद से जो है वो गैर मकबूल थे। दूसरा ये है कि मुझे ये कहने में कोई हार्म नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जिस दिन PMLN और PTI का मुकाबला होगा, मैं शाहजेब आपको दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो इनको पंजाब में जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो उनको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। ये सोच ले कि पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं, सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है ये जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। उस दिन कुछ और भी हो सकता है। हम उनको क्यों नहीं आने देंगे? अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? अच्छा, हर किस्म की कैलकुलेशन आप कर लें तो फिर भी राना साहब की ये बात ज़रा अजीब सी लगती है कि ये कैसे कह सकते हैं कि अभी भी कुछ हो सकता है। खैर एनीवे, वैसे अब अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन क्यों आपने ये पंगे जब करने हैं? एक पॉपुलर वोट आपको बता रहा है कि किस तरफ आवाम जाना चाहती है तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी क्यों आ रहे हैं? अब फिर मुनीफ फारूक हमारे साथ हैं। उन्हीं को हुकूमत बनाने दें और उनको अपना काम करने दें। आवाम ने उन्हें रिजेक्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, आने वाले इंतखाब में आवाम पे छोड़ दिया जाए। मुनीफ फारूक क्या हाल है आपका? अच्छा मुनीफ, पंजाब के ऑब्वियसली ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में आप खुद गए, हमने देखा भी कि आप गए हैं, लोगों से आपने आवाम से बात भी की है, सियासी टेम्परेचर जो है वो आपने हासिल किया है। तो वोटिंग के दिन क्या आवाम की मजबूरी राय ही नताइज में ट्रांसलेट हुई है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिन हलकों के अंदर भी मैं गया बाई इलेक्शन के हवाले से सेंटिमेंट जानने के लिए, मेरे ख्याल में जो ट्रू रिफ्लेक्शन था लोगों की सोच का या इंक्लिनेशन का, वो ट्रांसलेट हुआ है वोट के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि सियासी तौर पर भी और हमारे मुल्क के लिए भी, जमहूरियत के अंदर के लिए अच्छा होता है कि जब लोग वोट डालने निकलें। तो अच्छा हुआ लोग वोट डालने निकले। और मेरा ख्याल में जो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहुंचाया है मुस्लिम लीग नून को, वो यही है कि मुस्लिम लीग नून ने ऑब्वियसली जब आप हाइंडसाइट से देखते हैं तो मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं था बेचने के लिए, जबकि इमरान खान साहब के पास एक बड़ा तगड़ा पावरफुल नैरेटिव था जो कि उन्होंने सेल किया। और उनके जो वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, उसने ना सिर्फ उसको बाय किया बल्कि उसको ट्रांसलेट किया फिर अपने वोट के अंदर, यकीनी बनाया कि वो इमरान खान के लिए और उनके कैंडिडेट के लिए वोट करे। क्योंकि ये दिलचस्प बात है कि बड़े बड़े बुर्ज झेल गए और वो लोग जो कि दहाइयों से अपनी सीटें नहीं हारे थे वो हार गए। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा, एक तासुर ये है कि 20 हल्कों के इलेक्शन थे, तहरीक इंसाफ के पास सर्टनली एक बयानिया था जिसको आवाम ने माना भी, उनकी टॉप लीडरशिप मैदान में थी, जगह जगह जलसे किए, बड़ी मेहनत से कैंपेन की।
आम इंतखाबात में सर्टनली इससे बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, सैकड़ों हल्के होते हैं, हर जगह पर प्रॉब्ली उस तरह से जाके जलसा भी नहीं किया जा सकता। इमरान खान नहीं पहुंच सकेंगे हर जगह, फिर भी पहुंचेंगे सर्टनली। लेकिन क्या इन नताइज को लिंक किया जा सकता है आम इंतखाबात में बनते हुए मंजरनामे से? देखिए, डिपेंड करता है कि आम इंतखाबात कब होंगे और अलॉट डिपेंड्स। इमरान खान साहब की एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है, अगर तो आम इंतखाबात अगले 2-3 महीने में हो जाते हैं फिर तो मुझे लगता है कि इवन 4 महीने में भी इमरान खान साहब इसे मेंटेन कर पाएंगे और वो नंबर ऑफ़ सीट्स उनकी बढ़ जाएंगी और शायद वो एक ऐसी मेजॉरिटी ले पाएँ कि वो अपनी हुकूमत बगैर किसी बेसाखी के बना पाएँ। लेकिन ये जहन में रखिए कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट फॉर PMLN, और PMLN भी एक बड़ी ऐसी पार्टी है जो कि बड़ी एंट्रेंस्ड है पंजाब में। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो तमाम बाई इलेक्शन में से अगर देखा जाए तो तकरीबन 90% बाई इलेक्शन तो PMLN जीतती रही है, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन PMLN के पास बदकिस्मती से इस वक्त बेचने के लिए क्या है? वफाक में वो एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर वो आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे। वी हैव अ ट्रबल्ड इकॉनमी, और जब इतनी हॉस्टाइल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी, ख़ासतौर पे KPK और पंजाब की उनके खिलाफ, तो मियां शहबाज शरीफ कैसे काम कर पाएंगे, कैसे डिलीवर कर पाएंगे? सो लॉट डिपेंड्स कि ये अब आगे सिलसिला चलता कैसे है और ये इलेक्शन में किस तरह से ट्रांसलेट होता है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है। क्योंकि इमरान खान साहब के लिए तो ये जो पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत अब दोबारा बनने जा रही है और परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर होंगे, तो इमरान खान साहब तो बहुत ज़्यादा इससे मुतमईन और खुश हैं इस वक्त, क्योंकि KP भी उनका सॉलिड है। पंजाब में उन्होंने दोबारा वो मेजॉरिटी हासिल कर ली है कि वो हुकूमत बनाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम PMLN के लिए है कि PMLN सियासी तौर पर भी ब्लीड उसने किया है, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले जो इस हुकूमत ने लिए बेशक वो मुल्क के लिए अच्छे थे लेकिन आवाम ने उनको पसंद नहीं किया। ऊपर से फिर ये कैंडिडेट की गलत सिलेक्शन, इसने बड़ा PMLN को नुकसान पहुँचाया। सो PMLN हैज़ अ लॉट टू थिंक। PMLN certainly has a lot to think and act as well। और वो जो बात है ना, बहुत शुक्रिया आपका मुनीफ फारूक के मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, उन्हें आना चाहिए। मेरा ख्याल है आप कोई फैसला कर ही लेना चाहिए उन्हें कि वो ना आए, कि वो आ जाएं, या फिर अगर वो चाहते हैं कि PMLN की सियासत को बचा लें तो फिर उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वही हम सोच रहे थे क्या खाएं, तो हमने सोचा कि हम गर्मा खाएंगे। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम क्यों खाएंगे गर्मा? क्योंकि कोई और भी खा रहा है, हम आपको बताते हैं कौन खा रहा है। खैर, उससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल में फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है ये टेस्ट। वज़ाहिर श्रीलंका की पोजीशन मुस्तहकम भाई, हमारा टारगेट जो हो चुका है ना वो 342 का टारगेट है, और ये बहुत बड़ा टारगेट है, तो लिहाजा 337 पे अभी गेम ख़त्म की है श्रीलंका ने। वी हैव टू गेट टू 342 समहाउ, तो आसान नहीं है। चौथा दिन है, पहले इनिंग में बाबर आजम ने टीम का ज़रा बचाव कुछ करा दिया था, लेकिन अब अगर टॉप और मिडल ऑर्डर अपना जादू चला दे तो ही कोई बात बनेगी, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। हाय शिकू, कैसे हैं? और आप क्या खा रहे हैं? मैं घर में ही खा रहा था। हाँ, देखो कोइंसिडेंस। अच्छा सिकंदर, क्या होने वाला है, ये आपको क्या लग रहा है? 342 इज अ ह्यूज टारगेट। देखो इधर जो है ना, कोचेस वगैरह को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा लड़कों को। हमने अभी ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट मैच जो सीरीज हुई थी, इसमें कराची के टेस्ट मैच में 2 दिन बैटिंग करनी थी। हम सब समझ रहे थे कि पाकिस्तान हार जाएगा, मगर पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग की। बाबर ने 196 किए थे, रिजवान ने 104 किए थे, अब्दुल्ला शफी ने 90 समथिंग किए थे, और हमने मैच बचा लिया था। अनबिलीवेबल किस्म का मैच बचाया था। मगर इसमें भी हमने थोड़ा सा लड़कों ने अप्लाई करना है। देखे ना, वो भी खेल रहा है, चंद्रमाल ने भी रन्स किए, बाबर ने पहली इनिंग में रन्स किए। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 5 बैट्समैन है रिजवान तक। आगा सलमान जो है वो पहला मैच खेल रहे हैं, उनका डेब्यू है, तो ऑब्वियसली कि उनको जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं वो, कि वो रन्स करेंगे नहीं करेंगे, बाकी टेल है। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों के पास जो कि 5 से 5.5 मैं कहूँगा हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है। नहीं तो ये सब, इन सब में 5 में बाबर पे ही सब इक्तफा किए होते हैं। अब अजहर का एक्सपीरियंस देखें आप, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा टेस्ट इनिंग्स आपके बैग में पड़ी हुई हों, और जिम्मेदारी तो उनको भी लेनी चाहिए ना फिर भरपूर। अब्दुल्ला, हर एक का वक्त होता है, टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है स्लो डाउन करने शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप अजहर ने ड्रॉप करने तो ड्रॉप को देनी चाहिए, के बाद उसका फैसला होना चाहिए। तो अगली सीरीज अजहर को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अब्दुल्ला शफी और इमाम को भी करना चाहिए। जिस तरह कि अब्दुल्ला शफी ने पिछले का मैं जिक्र कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच का, उसमें 94 रन किए थे। तो इसी तरह की वो एक अच्छी इनिंग खेलें तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अब ये एक और चीज़ जो मैं
कहना चाहूँगा कि पूरे मैच में आप देखें टेल एंडर्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। पाकिस्तान की उनकी जो टीम थी 133 फॉर 8 थे, उन्होंने 222 किए, मैच को एक अच्छी पोजीशन पे लाए। पाकिस्तान 148 फॉर 8 थे, पाकिस्तान ने जो है बैटिंग करके 212 तक ले गए। तो टेल भी अगर फंसे और मेहनत के साथ खेले, कंसंट्रेशन के साथ खेले, तो ये मैच हम जीत भी सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं, एक दो बड़ी इनिंग्स हो जाए तो पाकिस्तान मैच भी जीत सकता है। मगर टफ टारगेट है, चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि श्रीलंका की अपनी पिच है, वो टर्निंग भी है, उनके बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक टारगेट है जो पाकिस्तान ने अचीव करना है। अच्छा, पिच का बिहेवियर क्या देख रहे हैं? बिकॉज इट्स अ टफ पिच, और पिछले इनिंग्स में भी अगर देखें आप तो 5 हमारे आउट कर दिए थे, सिर्फ जयसूर्या ने। तो स्पिनर्स मुझे लगता है तंग करेंगे। नहीं, हाँ वो तो करेंगे, मगर मैंने ये नोट किया है कि जो पहले 2 दिन थे उसमें थोड़ा सा बाइट, हम कहते हैं पिच के अंदर बाइट है, यानी कि पड़ के गेंद थोड़ा सा तेजी के साथ ऊपर आ रहा था, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल मतलब है कि निगाहें जमा कर खेलें, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, तो आप सर्वाइव भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वो लड़कों को ऊपर चढ़ा के रखेंगे, प्रेशर डालेंगे। फास्ट बॉलर का इतना कुछ भी नहीं है, और उन्होंने खिलाया भी एक फास्ट बॉलर है, तो हमने फेस करना है जयसूर्या को, और मेंडिस लड़का है जो ऑफ स्पिन करता है, दोनों को संभालना है हमें। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज इतनी कंसंट्रेशन के साथ खेलते हैं कि नहीं खेलते। है टफ, इट्स विल बी अ वेरी टफ चैलेंज फॉर पाकिस्तान बैटिंग लाइन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अच्छा, नहीं, एक और चीज, वो बेन स्टोक्स वाला सवाल भी हमने करना था उनका कि फैसला बेन सही है स्टोक्स का ओडीआई से रिटायरमेंट लेने का फैसला, मतलब 2 राय हम सारे आपस में बात कर रहे थे कि ही सेज ही कैन नॉट कंसंट्रेट इन फॉर टेस्ट, तो वो अपनी परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमम रखना चाहते हैं टेस्ट के लिए। तो इज इट अ गुड आइडिया, वाइज आइडिया कि मैं ओडीआई से निकल जाऊं? ये देखो, ये जो अंग्रेज हैं ये अपनी मर्जी के साथ खेलते हैं, कभी जहनी बीमार हो जाते हैं, कभी घरेलू बीमारी इनको हो जाती है, हो जाता है। ये इनका एक अजीब लॉजिक है जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आपने कभी नहीं किसी से सुना होगा कि जी मैं थोड़ा सा मेंटली टायर्ड हूँ, मैं नहीं। तो ये लॉजिक वैसे हमारे यहाँ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये हर इंसान के साथ होता है। मेंटल हेल्थ भी तो काउंट करती है ना बहुत सी चीजों में। इनसिक्योरिटी बहुत है, हम कोई मैच छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ पर देखें बेन स्टोक्स ने बहुत चालाकी की, टेस्ट क्रिकेट इज अ टेस्ट क्रिकेट। मैंने पहले भी कहा था कि सारी दुनिया के लड़के कहते हैं क्रिकेटर्स के टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, वो नहीं छोड़ी उन्होंने। और जहाँ से पैसा बनता है T20 वो नहीं छोड़ी, इसलिए कि वो छोटा फॉर्मेट है। वनडे फॉर्मेट के अंदर इतना कोई अट्रैक्शन नहीं है, लोग इतना गौर से देखते नहीं है, या तो टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं ज़्यादातर या T20। तो उन्होंने सोचा कि बीच में से निकल जाओ, एक चीज़ छोड़ दो। और लड़कों में इतनी क्रिकेट हो गई, लोग थकने लगे हैं। और काफ़ी लोगों ने अपने आप को डिवाइड किया। बाबर वगैरह जैसे रेगुलर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो हो सकता है एक वक्त आए 1-2 साल के बाद वो भी कहे कि यार मैं एक फॉर्मेट छोड़ना चाहता हूँ ताकि दूसरे फॉर्मेट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँ, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया। ये होता है और होना भी चाहिए आजकल की क्रिकेट के हिसाब से, जितना लोड पड़ गया है क्रिकेट का। बहुत शुक्रिया सिकंदर। और वाकई अगर दुनिया में ये मिसालें मौजूद हैं कि भाई किसी को अपना मेंटल पीस ज़्यादा अजीज़ है और वो चाहता है या वो समझता है कि अभी उसकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट कर सके, तो दिस शुड बी इनकरेज्ड रादर देन मॉक्ड। बच्चों, बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हमने आपको बतानी है। अगर आपका इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में, इनोवेशन में, तो एक कंपटीशन होने जा रहा है जो आपको दुनिया में मुख्तलिफ एवेन्यूज़ भी फराहम कर सकता है अगर आप वो कंपटीशन जीत गए, और आपको बहुत सारा कुछ देखने सीखने का मौका मिलेगा। बट दैट कम्स लिटिल लेटर इन द शो। 2 मिनट बाद जरा वेट करना लेकिन पड़ेगा उसमें आपको। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो यंगस्टर्स इंटरेस्टेड हैं, आप किस तरह उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब की सियासत, तो उस पर हम ज़रा कुछ और तज्जिया भी लेंगे। पिछले घंटे में भी हमने मुनीफ फारूक हमारे साथ थे, बात की थी, और अभी हमें ज्वाइन किया है हबीब अकरम साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हबीब अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। आप पंजाब की सियासत को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और जिन हलकों में इंतखाब था वहाँ के हालात पर भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र है। तो क्या जो नताइज आए हैं, हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो वोटर्स के मूड की सही तर्जुमानी कर रहे हैं? और बताइएगा, सबसे पहले तो मूड का ही बता दें। जी बिल्कुल, मेरा तो ख्याल यही है, क्योंकि मैंने इलेक्शन से पहले एक प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 13 नशिस्तों पे कंफर्टेबल है, और अगर ये कुछ मेहनत करे, यानी कुछ मखसूस हलकों में, जैसे रावलपिंडी का हल्का है उस पर इसको मेहनत की ज़रूरत थी, लाहौर का एक हल्का है वहाँ पे इसको काम करने की ज़रूरत थी, तो इस तरह के कुछ हल्के थे ऐसे कि जहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मज़ीद काम करती तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा सकती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह कि मेरी प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक जो है
वो सूरत हाल निकली और 13 की बजाय इनके पास 15 नशिस्तें आईं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चंद दिन पहले, इलेक्शन से चंद दिन पहले, इमरान खान साहब से कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, तो मैं भी उनमें शामिल था। तो उसमें कुछ मखसूस हलकों के बारे में वो भी ये बता रहे थे कि वहाँ पर हम कमज़ोर हैं, तो वहाँ पे हमने फ़लाँ इक़दाम किए हैं और वहाँ से हम जो फतह है वो हासिल कर लेंगे। तो लिहाजा जो वोटर का मूड था वो जनरली यही था कि वो उसे इमरान खान को सपोर्ट करना अच्छा लग रहा था, और वो ये समझ रहा था कि इमरान खान को सपोर्ट करने से उसकी जो भी मंशूर वोटर के जहन में है, या अपनी बाज़-औक़ात एक ही वोटिंग डिसीजन की सैकड़ों रीजंस होती हैं, तो वो सारी रीजंस को जस्टिफाई कर रहा था इमरान खान का नैरेटिव। तो वो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी। तो लिहाजा इलेक्शन के जो नताइज हैं वो बड़ी हद तक वही हैं जो इससे पहले सोचे जा रहे थे। आपने कहा कि वो अवामी सोच की तर्जुमानी करते हैं, वेरी राइट। बस वो मुझे ये था कि इमरान खान साहब सहाफ़ियों से जब मिलने की बात होती है ना, तो वो भी अब दिन आ जाना चाहिए जब वो मखसूस सहाफ़ियों के अलावा भी सब सहाफ़ियों से मिलना शुरू कर दें। हबीब साहब तो मिलते रहते हैं उनसे। हबीब साहब, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत में हो, ज़मीनी इंतखाब जीतना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्या अब हम इसको आने वाले दिनों में एज ए ट्रेंड कोट कर सकते हैं कि भाई अगर आप हुकूमत में हैं तो फिर आप बाई इलेक्शन नहीं जीत सकते? इस वक्त ज़िमनी इलेक्शंस है, इसमें नैरेटिव हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, बल्कि आप देखिए कि इसमें वो उसका रोल बहुत छोटा है। इलेक्शन कैंपेन जो चली है वो इस बुनियाद पे चली ही नहीं है कि महंगाई बहुत है। इलेक्शन कैंपेन चली है नंबर 1 कि जनाब ये लोग जो हैं जिन्हें हम मुनहरिफ अरकान कहते हैं, इमरान खान साहब इन्हें बार बार अलल ऐलान कहते थे कि ये लोटे हैं और लोटों को किसी सूरत में जीतना नहीं चाहिए। तो ये पाकिस्तान की इज्तिमाई अखलाकियात का सवाल है। तो लिहाजा एक तो हम देख रहे हैं कि नैरेटिव का ये नुक्ता था। दूसरा नुक्ता ये था कि वो ये कह रहे थे कि ये मेरी हुकूमत एक साजिश के ज़रिए गिराई गई है और अवाम मुझे वोट डाल के, मेरी पार्टी को, मेरे कैंडिडेट्स को वोट डाल के ये साबित करेंगे कि वो साजिश के खिलाफ है। तीसरा नुक्ता, आप यहाँ पे जगह जगह लाहौर में और जिन हलकों में इलेक्शन कैंपेन चली वहाँ पे एक कैंपेन, यानी जो उनका कैंपेन का नारा था वो एक सवाल था कि गुलामी या आज़ादी, और आगे सवालिया निशान। ये जगह जगह आपको लाहौर में भी मिलता था और जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे भी मिल रहा था। तो इसमें कहीं भी जो महंगाई वाला एलिमेंट था वो उस तरह इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं था। हाँ, जुज़वी तौर पे ये बातें ज़रूर हुई कि जनाब अगर मैं महंगाई कर रहा था, मतलब आप अगर उनकी तकरीरें भी उठा के देखें या जो उनके उम्मीदवार थे उनकी तकरीरें उठा के देखें, अहम लीडरों की तकरीरें उठा के देखें, तो वो कहते अच्छा जी हम तो महंगाई कर रहे थे, लेकिन अब ये आके खुद बता रहे हैं कि इंटरनेशनली महंगाई हो रही थी, तो फिर हमारा क्या कसूर था। तो लिहाजा खुद अपोजिशन का बयानिया ही तजाद का शिकार होता हुआ दिखाया इमरान खान ने, लेकिन वो बहुत कम हिस्सा था। प्राइमरीली और फंडामेंटली जो फिनोमेना इस इलेक्शन में सामने आया वो कुछ और था। शुक्रिया हबीब अकरम साहब फॉर गिविंग अ सेंस। जो भी आपने देखा और जो आपकी सेंस थी आपने हमारे साथ शेयर किया। खैर अभी आगे बढ़ेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम इस सारी सूरत हाल का सबब बन रहा है। एक बात सबको जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो ये है कि इकॉनमी के इशूज़ पर अक्रॉस द बोर्ड अगर तमाम सियासतदान ये कह दें कैटेगोरिकली, अलल ऐलान ये कह दें कि हम इकॉनमी पे सियासत नहीं करेंगे या उन डिसीजंस पे सियासत नहीं करेंगे, तो शायद कुछ संभल जाए बात। एंकर पर्सन मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, आपने भी ऑन फील्ड भी कवर किया, वहाँ लोगों से बात भी की है, हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि ओवरऑल यही पल्स है पाकिस्तानी अवाम की जो इस इंतखाबी नताइज में हमें देखने को मिली है, क्योंकि इसको हम नहीं, PMLN खुद भी जो कि बड़ी बुरी तरह हारी है, वो भी इसे स्नैपशॉट कह रही थी आने वाले जनरल इलेक्शन का। मेरे ख्याल में अंदाज़ों के मुताबिक, किसी के भी अंदाजे के मुताबिक नहीं थे। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अंदाजे के मुताबिक नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक वज़ीर से मेरी इलेक्शन से तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले एक मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछी ये बात कि जी आप क्या कहते हैं। सारी बात है पब्लिक डोमेन के अंदर, तो ये लोग दोनों पार्टियाँ यही कह रही थी हम 15 सीटें जीत जाएंगे, 20 सीटें जीत जाएंगे। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी रियलिस्टिकली बताएं आप क्या समझते हैं। तो मुझे PTI के उस साबिक वज़ीर ने भी ये बात कही कि जी हमें खुद भी नहीं पता हम कितने जीतेंगे, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया हुआ था और उन्होंने कहा था कि जी हमारा सर्वे ये कहता है कि हम 14 सीटें जीतेंगे, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट जो है हम सब जानते हैं उसके ऑपोजिट आया। मीडिया के अंदर कई सहाफ़ियों ने, एंकर्स ने जो है ये सोचा कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो सबकत हासिल कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो मेरा ख्याल में इट वॉज अ सरप्राइज़। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज़।
और मुस्लिम लीग नून के लिए इट वाज अ शॉकिंग सरप्राइज, इसको इसी तरह कह सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कहीं पे भी किसी भी एनालिस्ट ने या जर्नलिस्ट ने जो है वो ये रिजल्ट प्रेडिक्ट किया हुआ था। अच्छा मंसूर, बहुत सी रीजनिंग हो रही है कि ये हुआ क्या और क्या असेसमेंट गलत थी। एक जो बात हो रही है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग ने जो उम्मीदवारों की सिलेक्शन की थी उन पे भी हो रहा है तबसरा कि ये सिलेक्शन सही थी कि नहीं। और जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ये तो पहले की बात हो रही है, तो क्या नताइज आपको लगता है कि इन उम्मीदवारों को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर इंतखाबी मुहिम के बाद वोटर की राय जो है वो बदली? मतलब किस चीज़ को आप समझेंगे कि दिस इज़ द पैग ऑफ इट ऑल? मेरा ख्याल में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून से जो है वो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने उन टर्न कोड्स को या हमारी आम ज़बान में जिसे कहते हैं कि जी लोटों को जो है वो उन्होंने जो टिकट दिया, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के जो इंटरनल फैक्शंस थे हर हल्के के अंदर, वहाँ पे नाराज़गियाँ हुई, लड़ाइयाँ हुई। फैसलाबाद डिवीज़न से मुझे मुस्लिम लीग नून के कई लोगों के फ़ोन्स आए जब टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो उन्होंने कहा जी देखें कितनी ज़्यादती की है हमारे साथ, हमने 3-3.5 साल इतना मुश्किल वक्त गुजारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंडर, और जब इलेक्शन लड़ने की बारी आई है तो आप लोगों ने इनको टिकट्स दे दिए। तो इंटरनल फाइटिंग, और जिसकी वजह से ना सपोर्ट मिल रही थी इन लोगों को, क्योंकि वो ये कहते थे कि जनाब हमने तो इसी हल्के की सियासत करनी है, कल को जब अगर दोबारा हमने इलेक्शन लड़ना होगा तो इन्हीं लोगों के मुखालफत में जाके हमने इलेक्शन लड़ना है। तो आज हम इनको किस तरह जाके सपोर्ट करेंगे, और कल को जब हम अपने लिए वोट मांगने जाएंगे तो लोगों ने हमें कहना है कि जी कल तो आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, आज उसी के खिलाफ आप हमसे कह रहे हैं कि हम आपको वोट दें। तो मुस्लिम लीग नून की मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी गलती थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है मेरे ख्याल में अपने नारे के साथ और नज़रिए के साथ जो है वो जाने का फैसला किया, इर्रिस्पेक्टिव के वो वहाँ का जो लोकल कैंडिडेट है वो कैसा है, और इमरान खान साहब को जो बयानिया है वो लोगों ने एक्सेप्ट किया और लोगों ने उसको वोट दिया। अच्छा, लास्टली अगर आप ये बता दें हमें, मुस्लिम लीग नून का सर्टनली वो भी अपना ज़रा एनालिसिस कर रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पंजाब में अगर उन्हें अपनी सियासी हैसियत कायम रखनी है या बरकरार रखनी है, जो वो समझते हैं कि है या पता नहीं थी, क्या करें वो? क्योंकि बयानिया तो अब प्रॉब्ली कोई है नहीं, क्योंकि वोट को इज्जत दो वाली बात पे तो इमरान खान साहब वोट ले गए हैं, कारकर्दगी भी अब क्या ही है। मेरा ख्याल में जी मुस्लिम लीग नून को तो सबसे पहले अपनी गाड़ी की जो है ना वो टायर तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक टायर जो है वो लेफ्ट को जा रहा है और एक टायर जो है वो राइट को जा रहा है। पार्टी के अंदर ये जो फैक्शनबाजी हुई भी है, एक तो सबसे बड़ा उसका नुकसान है, और दूसरा जाहिर बात है चूंकि मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ तो फिर पेट्रोल की बात क्यों ना करूँ। वो पेट्रोल जो पहले 150 रुपये लीटर पे मिलता था आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इवन ये जो 18 रुपये कम भी किया गया, हम सब जानते हैं कि ये यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, और जिस तरह आपने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है कि आपको इसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको पता है कि ये पेट्रोल की कीमतें मजीद आगे बढ़ेंगी। जब तक लोगों को महंगाई के हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और इनके बयानिए के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये जो 2 रुख वाला बयानिया है, जब तक ये चेंज नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरा ख्याल में जब तक नवाज शरीफ की वापसी नहीं होती, मुस्लिम लीग नून का यही हाल होता रहेगा और ये इसी तरह मार खाती रहेगी, इवन अपने गढ़ लाहौर के अंदर भी। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर, वेरी राइट। जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते यही हाल होता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं तो वो आ ही रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं। सबसे ज्यादा उनके आने की तारीखें ना मियां जावेद लतीफ़ देते हैं। वो तो जब हम उनसे बात करते हैं उनके पास वो कहते हैं बस ये कुछ दिन की तो बात है, बस तो वो लिहाजा कुछ दिन की बात में बहुत अरसा गुजर चुका है और वो नहीं आए, और वो हाल जो है वो हमें सामने नजर ही आ रहा है। चेंजिंग पेस है, और जो हमने इस वक्त इस घंटे के आगाज में बात की थी। सरताज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एंड वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान, क्योंकि आप पहले भी हमारे शो का हिस्सा रही हैं, आप पहले भी आ चुकी हैं। टेल अस मोर अबाउट दिस कि ये आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान में, यू आर इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हाउ इज इट कमिंग अलोंग? थैंक यू वेरी मच, पहले तो मुझे दोबारा शो पे बुलाने के लिए। वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड ग्लोबल कंपटीशन है 8 साल से 19 साल तक के बच्चों का। इसमें 3 एज ग्रुप्स हैं और ये इंटरनेशनल कंपटीशन है जो स्टेम की नॉलेज को फ़रोग देता है। स्टेम इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, और रोबोटिक्स के ज़रिए हम स्टेम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। ये कंपटीशन या इस तरह के और कॉम्पिटिशन्स जो कि दुनिया भर में होते हैं, ये बच्चों को अपना माइंड ओपन करने की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। बच्चे इसमें प्रोग्रामिंग सीखते हैं, रोबोट को बनाना सीखते हैं। हम सब ने बचपन में लेगो से खेला है। अब जो लेगो की किट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ आती हैं और उनको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें बच्चों को 5 मिनट में या कुछ कम टाइम में रोबोट कंस्ट्रक्ट करना होता है और उसके बाद उसी वक्त प्रोग्राम करके
जो आप इसमें वीडियो में फील्ड देख रहे हैं, उस पे वो रोबोट 2.5 मिनट के अंदर वो मिशन कंप्लीट करता है। अच्छा, वो लेगो जरूरी तो नहीं है ना, वो कुछ भी ये लेगो की ही किट्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये लेगो की किट होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स तो ज़रताज वही होंगे जिनका एक्सेस होगा टू दिस, बिल्कुल, और जो सीख चुके होंगे पहले अपने स्कूल्स में, अपने घरों में। तो इससे थोड़ा सा बायस नहीं क्रिएट होगा? मतलब वो स्कूल्स को हम क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते जिनको शायद आपको इंट्रोड्यूस करना पड़े लेकिन टैलेंट उधर भी हो? देखिए, इसमें हर साल नए स्कूल्स आते हैं, कुछ पुराने स्कूल्स भी होते हैं जिनके स्टूडेंट्स वापस आते हैं, कुछ नए स्कूल्स भी होते हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम फेस करते हैं, क्योंकि लेगो की किट्स पाकिस्तान में आराम से दस्तयाब भी नहीं होती हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। सो अब इसके अंदर यही होता है कि जो बच्चे इसके ऊपर काम कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिशन्स एक्सेसिबल हैं, किसी को तो है ना, हर कोई MIT हार्वर्ड नहीं जाता, लेकिन जो जाता है हम उसे प्रोजेक्ट ज़रूर करते हैं। सो ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिन बच्चों को ये एक्सेसिबल है उनको आप आगे लाएं, उनको ये तालीम दें और बाकी लोगों को भी एक्सेस दें। इसमें चीप किट्स भी आती हैं जो अफोर्डेबल होती हैं, जो दूसरे स्कूल्स भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में अभी भी बहुत प्रीमेच्योर है, लेकिन इस पे काम होना चाहिए। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नए स्कूल्स को अक्रॉस पाकिस्तान हम लोग रीच आउट करते हैं, पेरेंट्स को रीच आउट करते हैं, और हम इसीलिए स्पॉन्सर्स को भी रीच आउट करते हैं कि वो फंड करें कि ये वाली जो एजुकेशन है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़रताज, आप सर्टनली ये तो लेगो बेस्ड कंपटीशन होगा, जिसमें एक तो बता दीजिए कब तक डेडलाइंस हैं जी, ताकि सब सुन लें, जितने भी स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हमें सुन रहे हैं जी। टीम रजिस्ट्रेशन जी हमने अनाउंस की हुई है 13 जुलाई से, और टीम रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 15 अगस्त को। उसके बाद हम नेशनल कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू करेंगे जो कि सितंबर में होगा, और सितंबर में जो विनिंग टीम्स होंगी हर एज ग्रुप से, वो इंटरनेशनल फाइनल की फिर तैयारी शुरू करेंगी। और इंटरनेशनल फाइनल इस साल, ये ओलंपिक स्टाइल कंपटीशन है, इस साल ये जर्मनी में हो रहा है। तो आप इमेजिन करें कि बच्चों को आप जर्मनी लेके जा रहे हैं। पिछले सालों में जी, पिछले सालों में जिन टीम्स को हम लेके गए हैं, दे हैव कम बैक विद सो मैनी आइडियाज़, और बच्चे ये कहते हैं कि अच्छा हम नेक्स्ट ईयर के लिए अब ये करेंगे। सो जब आप बच्चों को इस तरह सोचते हुए देखते हैं, ये एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि ये बहुत लिमिटेड बच्चों को मिलता है, बट जिनको मिलता है उनको तो हम आगे बढ़ाएं। ओवर द इयर्स, बिकॉज आप तो ये काम करती ही रहती हैं और इस किस्म के आप करती भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के साथ, क्या सरप्राइज करता है आपको? बच्चों का टैलेंट सरप्राइज करता है, या फिर अगर पाकिस्तान की बात करें तो फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग एंड हाउ फार दे आर गोइंग? मतलब कुछ चीज़ें तो आपको, क्योंकि आप बड़े शहरों में से तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़े स्कूल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट हैज सरप्राइज्ड यू ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स? देखिए जी, सरप्राइज़ जो मुझे किया है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है जिनके पास एक्सेस है उन्हीं के पास टैलेंट है। बिल्कुल। सो हम ये उन स्कूल्स में भी लेके गए हैं जहाँ पे बच्चे हर बैकग्राउंड से आते हैं और उनका टैलेंट जो है वो कमाल का है। अब उसके आगे जहाँ पे लिमिटेशन आती है वो फाइनेंसेस की आती है। हर पेरेंट नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो बच्चे को इंटरनेशनल ट्रिप पे भेज दे। तो मुझे वो चीज़ हर्ट करती है, और मैं जब मैं जजिंग के लिए भी गई हूँ, मैं और भी कॉम्पिटिशन्स में जजिंग के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स टीम को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए होती हैं स्पॉन्सरशिप। सो व्हाई नॉट फॉर दिस? तो इस लेवल पे भी, यानी इस एज ग्रुप पे भी बिल्कुल मिलने चाहिए। और आज हमारी शायद बात करने का मकसद ये है कि भाई ये बड़ा ही, इसमें बहुत चार्म है बच्चों के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी कॉर्पोरेट्स हमें देख रही हैं। एट द सेम टाइम ज़रताज, मैं चाह रहा था कि हर कोई ये लेगो के इलेक्ट्रॉनिक पीसेस तक एक्सेस नहीं रखता। सो ये गेंद, गत्ते, कागज़, इन आपस छोटी तारें जोड़कर ये वाले जो रोबोट्स हैं या ये जो रोबोटिक तालीम है, इसके लिए आप लोगों का कोई काम है या सिखाते हैं या कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ लेगो तक नहीं है लिमिटेड। हम लोग लो कॉस्ट मटेरियल यूज़ करके, डिस्कार्डेड मटेरियल यूज करके, जिसमें हम रिसाइकलिंग का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि वो तो सब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और एक्सेसिबल वो भी एक्सेसिबल है। और उसमें आपकी इनोवेशन भी तो बीच में आ जाती है कि आप क्या-क्या चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टिल मेक समथिंग। बिल्कुल, सो वो चीज़ें भी हैं और हम स्कूल्स के साथ मिलकर कंसल्टेंसी बेसिस पे उनको करिकुलम भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये नहीं है कि हम किसी एक ख़ास बैकग्राउंड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं पाकिस्तान पाई स्पेस साइंस एजुकेशन सेंटर में
जो कि हम मुख्तलिफ स्कूल्स को ऑफर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली स्टेम एजुकेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू रोबोटिक्स, इसके अंदर साइंस और स्टेम की जब बात आती है तो आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेटेड तरीके से एक्सप्लोर करवाते हैं बच्चों को और हैंड्स ऑन तरीके। अच्छा, एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें, इफ यू हैव जस्ट जॉइंड अस, तो ये आप टीम रजिस्ट्रेशन हो रही है फ्रॉम 13 जुलाई और आप कह रही हैं 15 अगस्त तक ये होगी। जी बिल्कुल, इसकी वेबसाइट है www.pssecm2m.com। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। PSS, क्योंकि हम दोबारा रिपीट करेंगे जी। PSSECM 2 digit as in number m2m.com/WRO। इस पेज पे आपको इस कंपटीशन की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, टीम कॉस्ट्स मिल जाएंगी, डेट्स मिल जाएंगी। फाइनली लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं फीमेल? मैं खुद बहुत इनकरेज करती हूँ जी लड़कियों को। और वो होती भी हैं हर साल? और वो होती भी हैं। हमारे पास कुछ स्कूल से कुछ टीम सिर्फ लड़कियों की आती है जिनको हम वाकई चाहते हैं कि वो इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। वंडरफुल, जबरदस्त, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग और थोड़ा सा इसको और आम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फॉर दैट एनी सपोर्ट दैट यू नीड वी आर ऑलवेज हियर। अच्छा जी, ऑलराइट जी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। मैं दोबारा से, मुझे पता है आपको नहीं समझ आया होगा वेबसाइट का एड्रेस www.pssm2m, ये डिजिट वाला m है, m2m.com/WRO पे जाके आप रजिस्टर 13 जुलाई टू 15 अगस्त तो आप रजिस्टर करें और भागें। आपको बता दें 24 को है, कहीं नहीं जाना आपने इधर उधर, जिन्होंने भी वोट डाल, और जिसने जाना है तो 24 को ही चले जाए कुछ भी हो सकता है ना जिसका, तो लिहाजा सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरे मरहले में 24 जुलाई को कराची में मैदान सजेगा। लेकिन इस अहम इलेक्शन को कराने के सामने एक ऐसा मसला जो है वो है जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन को झेलना पड़ा, और झेलना नहीं पड़ा लेकिन हमारे यहाँ झेलना पड़ सकता है बिकॉज बारिश, आपको पता ना हमारे इश्यूज तो बारिश से स्टार्ट होते हैं, बारिश में ख़त्म होते हैं। बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां अभी भी कई फुट पानी खड़ा है, वहां पोलिंग के अमले का खुद पहुंचना भी मुश्किल है, और मतलब वोटर्स से तो क्या ही एक्सपेक्ट करें। वेनिस की सी सूरत हाल है, और इसी एक ऐसे पोलिंग स्टेशन से मुताल्लिक हमें अफजल नदीम टोगर अपडेट कर रहे हैं। जी, सिंध में दूसरे मरहले के इंतखाबात के सिलसिले में कराची में भी 2-3 दिन के बाद जो है वो पोलिंग शुरू होनी है। यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनमें बारिशों के बाद काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारीपुर के इलाके में, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन है KS अली डीनो स्कूल मारीपुर। यहाँ आप देख सकते हैं पस मंजर में कि ये उसका रास्ता है और ये पानी काफ़ी यहाँ पर बारिशों का खड़ा हुआ है। यही नहीं बल्कि जो असल रास्ता है वो ये ग्राउंड है। यहाँ आप देखें अगर तो इस ग्राउंड से जो पानी और आगे जो लाल बिल्डिंग नज़र आ रही है ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ से गुजरकर जो है वो लोगों ने जो है वो उस पोलिंग स्टेशन तक जाना है। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं साहब अली जस्कानी जो कि साबिक चेयरमैन UC3 हैं मारीपुर, अवाम दोस्त पैनल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि ये सूरत हाल कब से है और इसके लिए क्या अजाला किया जा रहा है। ये जब से बारिश हुई है और बारिशों के बाद जो है वो ये उसी दिन से ये माहौल बन गया है, और वहाँ पे ये पानी की हालत है, न सिर्फ यहाँ पे ये पूरा इलाका डूबा हुआ है यहाँ पे, और हम इतने परेशान हैं, हमारा वोटर भी परेशान, हम भी परेशान है कि हम कैसे लोगों के पास जाएंगे वोट लेने के लिए और किस तरीके से वोटर भी यहाँ पे आएगा। मेरी इंतजामिया से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इंतजामिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द खाली करवाएं ताकि जो वोटर के लिए एक आसानी पैदा हो और 24 तारीख को ताकि वोटर निकले और वोट अपना कास्ट कर सके। इस वोटर उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सिंध जो है वो कश्तियों का इंतजाम ज़रूर करेगी उनकी, ताकि वो वोट डालने के लिए इस पोलिंग स्टेशन तक जा सके। और जो इन इलाकों को यहाँ तक पहुँचाने के जिम्मेदार हैं, प्लीज़ वोट उन्हें तो कास्ट ना कीजिएगा। अगेन कल हमें किसी ने कहा था कि जी आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो टोटल कनेक्शन बनती है, क्यों ना कनेक्ट करें, जरूर कनेक्ट करेंगे। दोबारा अब ये ताफुन छोड़ रहा है पानी। अब्दुल्ला, अगर ये लेक होती, ये नहीं जो इससे पहले वाला सीन था, वो जो लेक होती ना तो ये वाली तो अच्छी लगती, रिफ्लेक्शन ऑफ इट, बट दिस इज नॉट ए लेक। यही तो सारी बात है। और ये जो बच्चे पानी में नहा रहे हैं इनको निकालो, बिकॉज नीचे एक गंद है, गड़े भी हैं, जानवर भी हैं, दिस इज कंटेमिनेटेड वाटर। तो जो लोग इन इलाकों को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, वोट जरूर करें, उनको निकालने के लिए वोट करें। डू इट। अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा, हाल ही में हमने एक आपके साथ एक सर्वे, एक रिपोर्ट जो थी वो शेयर की थी, और ज़रा उस पर हम मज़ीद बात करना चाहते हैं क्योंकि थोड़ी सी शॉकिंग, थोड़ी नहीं काफ़ी शॉकिंग थी, और वो थी जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आलमी सिनफी तफरीक रिपोर्ट, जिसमें
146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर था, 145 अफगानिस्तान से आउट ऑफ 146। बिल्कुल ही मतलब बॉटम में थे, बल्कि हमने क्यों एक छोड़ दिया, हम और नीचे चले जाते। तो ये रिपोर्ट हमारे यहाँ ख़वातीन के साथ इम्तियाजी रवैये की एक खुली तस्वीर पेश कर रही थी और उम्मीद थी कि इस रिपोर्ट के बाद हुकूमती सतह पर बेहतरियाँ जो हैं वो लाई जाएंगी। लेकिन बाजोड़ जिरगे के फैसले ने सिनफी तफरीक को और जो है वो हवा दी है। अब वो क्या फ़ैसला था? वैसे तो आपने सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ही इस पर बात हुई, लेकिन आपको फिर दोबारा बता देते हैं। जनाब, हाल ही में कबायली ज़िला बाजोड़ की तहसील सालार ज़ई के अमायदीन के जिरगे ने यह फ़ैसला किया है कि ख़वातीन सयाहती मकामात पिकनिक पॉइंट्स पर नहीं जा सकती, वहाँ पर उनके जाने पर पाबंदी लगा दी है। क्योंकि ऑब्वियसली उनको पिकनिक या कोई सैर सपाटे या उनको कोई खुली हवा में सांस लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्यों जाएं? जिरगे ने जोर दिया है कि सयाहती मकामात में ख़वातीन को लाना और मर्दों के साथ घूमना इनकी रिवायात के ख़िलाफ़ हैं, सिर्फ मर्द जा सकते हैं वहाँ पे। जिरगे ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने 17 जुलाई यानी इतवार तक इस फैसले को नाफिज ना किया तो जिरगे के अरकान खुद इस फैसले पर अमल कराना शुरू कर देंगे। एक्चुअली चाहते वो यही थे कि हमें ज़रा मौका तो दो, हम ज़रा डंडा लेके निकले। तो जिरगे की डेडलाइन तो कल ख़त्म हो गई है, लेकिन इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। जिरगे के फैसले से 2-3 बातें सर्टनली सामने आई हैं कि आज भी ख़वातीन को मर्दों के बराबर क्या, इंसान ही नहीं, बराबर तो छोड़ें आप, कोई भी इंसान है उसको पिकनिक पॉइंट पे जाने से आप कैसे रोक सकते हैं? एक जुमले में ही बराबर कैसे कह दिया? हाँ। ये इस पे भी कुछ हो सकता है। रियासत पर अपने फैसले मुसल्लत करके रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसको यहीं पर कुचल देना चाहिए। कम से कम इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तो सर्टनली कदम उठाना चाहिए। और जहाँ कुचलने की बात हो रही है तो मतलब आपका बस ना चले कि ख़वातीन को ही कुचल दें, क्योंकि अभी बाजोड़ की हम बात करें, इस्लामाबाद की वो वीडियो जो पिछले घंटे में आपको हमने दिखाई थी, जहाँ खातून एक काम से वापस आ रही थी और उसके साथ क्या हरासमेंट हुई वो भी आपने देख ही ली है। अफसोस की बात है कि हमें ये एक्चुअली इट्स नॉट अ जोक, ये सीरियस चीज़ें और हमें इस पे बात करनी पड़ती है। जहाँ दुनिया किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं, मतलब तो आप देख ही लें। रिवायात मुझे नहीं समझ आती हैं, कैसी रिवायात है जहाँ एक शौहर अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने बहन भाइयों के साथ एक पिकनिक पॉइंट पर बैठकर खाना नहीं खा सकते? ये कौन सी रिवायात? नहीं, ये बहुत हौहाय बात है। ये सोच कहाँ से आती है? पहले तो मतलब लिटरली इस पे थीसिस होने चाहिए कि ये सोच कहाँ से आती है। हमारे साथ हैं बैरिस्टर सैफ जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू CMKP ऑन इंफॉर्मेशन। इनसे बात कर लेते हैं, शायद कोई इनके पास आइडियाज़ हों कि ये क्या हो रहा है और किस तरह इसको रिवर्स किया जा सकता है। बैरिस्टर सैफ, बाजोड़ का ये जिरगे ने जो फैसला दिया है ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि तफरीही मकामात पर जाने की इजाज़त नहीं है ख़वातीन की, अपने मर्दों के साथ भी मतलब जाना ही नहीं है, घर से ही ना निकलें। तो हुकूमत इसकी इजाज़त कैसे दे सकती है कि वो बैठ के वहाँ कोई 40-50 इस उम्र के उधेड़ उम्र के मर्द डिसाइड कर लें कि ख़वातीन क्या कर सकती हैं क्या नहीं, और शायद सांस ले सकती हैं या नहीं? देखें, अभी तक ये खबर जो है सिर्फ एक अखबारी खबर की हद तक ही है। जहाँ तक ताल्लुक है किसी जिरगे की तरफ से ख़वातीन पर इस किस्म की पाबंदियाँ लगाने के फैसले की, तो ऐसा कोई भी काम कानूनी नहीं होगा। ऐसा कोई इकदाम जो है वो रियासत की रिट को और रियासत के दायरे इख्तियार को चैलेंज करने के मुतरादिफ होगा, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऐसे किसी भी गैर कानूनी फैसले को ना तो कबूल करती है और ना किसी को इजाज़त देगी कि वो इस किस्म के फैसले करे और उन पर फिर अमल दरामद कराने की कोशिश करे। ख़वातीन को तमाम तफरीही सरगर्मियों और मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी है, और इस किस्म का कोई भी इकदाम जो उनको इस हक पर अमल पैरा होने से रोकने के मुतरादिफ होगा वो गैर कानूनी होगा, और हुकूमत उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगी। बैरिस्टर साहब, आप कह रहे हैं कि ये अखबारी तराशा है, इसका एलामिया हम टीवी स्क्रीन पर साथ चला रहे हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना बैरिस्टर साहब, सिर्फ आपके लिए नहीं है, वैसे ही हम ओवरऑल बता रहे हैं, हम इजाज़त नहीं देंगे, ख़वातीन को पूरी आज़ादी है। आपसे कोई इजाजत नहीं मांग रहा। कौन इजाजत मांग रहा है और कहाँ आज़ादी है? ये भी उन्होंने तो फैसला अपना मुसल्लत किया जो सर्टनली रियासत के अंदर रियासत बनाने के मुतरादिफ है। तो इस सोच की भी तो आप लोगों को इसके तदारुक के लिए भी तो कुछ करना है कि नहीं करना? ये बहुत ही एक छोटी जो है वो एक, मैं इसे कहूँगा एक ग्रोह ही है जो इस किस्म की रजत पसंदाना सोच की हामिल है। लेकिन एक और चीज़ जिस पे मैं आना चाहूँगा वो ये है कि जहाँ तक इस पर्टिकुलर ऐलान का ताल्लुक है,
ये वहाँ की हमारे सूबे ही की एक मजहबी सियासी जमात है जिसके लोकल ओहदेदार ने ये ऐलान किया है और जिरगे के फैसले को बुनियाद बनाकर कहा है कि जिरगे ने ये फैसला किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। इस जमात की चूँकि एक सियासी पहचान है और कुछ सियासी एजेंडा भी है, तो वो हुकूमत के लिए या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको बेसिकली करने के लिए, एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इस किस्म की बातें ये करते हैं। लेकिन इसकी कोई सच अवाम में इस किस्म के फैसलों की कोई पजीराई नहीं होती। और दूसरी बात यह कि अगर कोई इस किस्म के फैसले को इम्पोज करने की कोशिश करेगा तो रियासत उनके साथ आनी हाथों से निपटे। चलें, होपफुली रियासत निपट ले। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर सैफ साहब। और उलमाए कराम का भी किरदार बनता है, वो ज़रा मज़हब की सही तालीम दें लोगों को और बताएं कि ये जो फैसले हैं इनको बिला वजह मज़हब के साथ ना जोड़ा जाए। बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए। ऑल्दो इस तरह सुनते हैं तो लोग गलत तरीके से यही सोचते हैं कि शायद ये कॉनोटेशन होगी, बट इससे कोई लेना देना है ही नहीं मज़हब का। भाई ये क्यों आपने डिसाइड कर लिया कि ख़वातीन बाहर अभी आगे बढ़ेंगे और बताना ये कि यूरोप में लोग लिटरली मर रहे हैं गर्मी से। नहीं, कोई नहीं मर रहा। यूरोप में मर रहे हैं लोग गर्मी उनको से। लग रही है बहुत ज़्यादा, मर कोई नहीं रहा। आपको पता है डेथ्स भी हुई हैं। अच्छा, हाँ जी। और यूके में तो कल लोगों की चीखें निकल रही थी। 37 था ऑलमोस्ट, बट यू नो दे आर नॉट रियली इक्विप्ड फॉर दिस काइंड ऑफ समर्स। सो बहुत एंड वी आर इक्विप्ड फॉर 47। हम यूज मतलब ये हमारे पास एसी होते हैं। आपको पता है वहाँ पे लोग लिटरली पंखे भी नहीं लगाए होते। वैसे कभी तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि अगर कभी मुल्कों में पहुँच ही जाएं कि वो पंखे भी नहीं लगाते। ये तो वही बात होगी कि हमने कराची उस तरह कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया कि कभी यहाँ बारिश होगी और फिर देखा ना कि क्या हुआ है। तो वहाँ भी उन्होंने सोचा हमारे यहाँ कहाँ गर्मी होनी है तो हो गई। तो ये हो रहा है। क्या टेम्परेचर चल रहा है जी उधर? 37, 38, 39 भी है डिग्री सेंटीग्रेड कहीं कहीं। सो इट्स अ बैड सिचुएशन। ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जो क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें जो हम बात करते हैं अपने हवाले से भी बात करते हैं, बाकी मुल्कों का भी हमें कहीं आग लगी हुई है बहुत ज़्यादा। कहीं चाइना में तो हर समर में आपको पता है उनके जो सारे रिवर्स होते हैं वो ऐसे बुरी तरह ओवरफ्लो करते हैं, अब और बुरे होते जा रहे हैं। ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट करें। ये सारी वजूहात हैं इन चीज़ें होने की। ये एवं ही नहीं सब कुछ एक साथ होना स्टार्ट हो गया। कुछ हमारी ही वजह से हो रहा है। सो अभी से सोचें अल्टरनेटिव हमारी एज एन नॉट कि हम पाकिस्तानियों की, मतलब इंसान की वजह से। अभी तक सोचें आप अपने तय क्या कर सकते हैं। मैं दोबारा से तरवीज करूँगा, स्टार्ट फ्रॉम वन सोलर प्लेट, लेकिन अपने आप को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे कन्वर्ट करना शुरू करें। बेशक और एब्सोल्युटली। तो इस किस्म की चीज़ें भी आप कर लें। एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाना है, और ये आपको शुरू में भी हमने बताया था, अभी दोबारा बता रहे हैं कि कोविड से बचें और दोबारा फैलने ना दें। इट इज़ रियली अब हुकूमतों पे अब ना डिपेंडेंट हों, क्योंकि उन्होंने कर लिया जो करना था। आपको वैक्सीन भी दे दी, आपको बता भी दिया कि किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। नाउ दे हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। मास्क पहने प्लीज, मास्क पहने, मास्क पहने। और जिन्होंने बूस्टर शॉट्स वगैरह अभी तक नहीं लगवाए, मुफ्त में लग रहे हैं, पड़े हुए हैं, इससे पहले एक्सपायर हो, प्लीज जाके बूस्टर शॉट्स भी लगवा लें। तो अब हमें दोबारा हुआ है तो हम भी लगवाएं दोबारा। 4 तो हम कर चुके हैं, कितने करने पता नहीं है। अभी तो हमारी एंटीबॉडीज होंगी ना, अभी हमें रिसेंटली तो हुआ है दोबारा। चलें फिर लेट्स सी क्या होता है, इसका हिसाब किताब क्या है। ऑलराइट, वील सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे। हैव अ ग्रेट डे।